अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं इरफान खान। रात के 2:30 बज रहे हैं। नींद नहीं आ रही है, जो अक्सर नहीं आती है। तो सोचा आप लोगों से बातें कर ली जाएं। पता नहीं दोस्तों, ऐसा क्यों है। मैं बहुत परेशान हूं इस बात को लेके कि जैसा मैं अपने आप से बातें कर लेता हूं, इस कैमरे से मैं वो चीज़ कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। मुझे कैमरे के पीछे आप लोगों में से ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा कि मैं जिसे कनेक्ट कर पाऊं। मुझे ऐसा लगे मैं उससे बात कर रहा हूं। इसमें आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। कोई एक शख्स उस तरफ हो, मुझे लगे कि मैंने उससे बात करी, उसकी मैग्नेट मुझ में से बहुत कुछ निकाल दे। ऐसा मैंने अपनी रियल ज़िंदगी में भी फ़ील किया है। बहुत साल पहले मेरे को एक दोस्त मिला था, आशीष भारद्वाज। पंडित था, बहुत तेज़ था उसके चेहरे पे। एस्ट्रोलॉजी में माहिर था, बहुत ज़बरदस्त। चेहरा देख के बता देता था कि आपके अंदर क्या है। और मैं बड़ा हैरान होता था। मैंने कहा यार, कोई शख्स ऐसा कैसे कर सकता है। उसे मुझसे हो गई थी मोहब्बत, मुझे भी उससे हो गई थी मोहब्बत। बहुत बहुत कम लोग हैं जिन्हें मैं कह पाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कनेक्ट कर पाए, तो उसमें से एक वो था। जब वो साथ होता था, तो मैं ऐसी-ऐसी बातें करता था उससे। हम बहुत घंटों-घंटों बात करते थे बैठ के। तो मैं उससे ऐसी-ऐसी बातें करता था, वो ये कहता था कि इरफान भाई, आप झूठ बोलते हो। मैंने कहा क्या झूठ बोलता हूँ? वो कहता है आप है ना बुक्स वगैरह बहुत पढ़ते होगे। क्योंकि ये बिना पढ़े इतनी बातें कर लेना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं कहता था नहीं यार, सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ता हूँ और ना मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं। बुक्स पढ़ने में बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इतना दिमाग मेरे अंदर है नहीं। हाँ, मगर सोच बहुत लेता हूँ। सोच वो लेता हूँ, जो शायद कोई सोच पाता हो। मतलब बातों की गहराई में मैं बहुत अंदर तक उतर जाता हूँ। कोई भी चीज़ मेरे सामने आए, उसको ऐसे ही नहीं जाने देता। मैं रखता हूँ उसको और फिर सोचता हूँ उस पे कि ये बात, इसमें और क्या हो सकता है। पॉज़िटिविटी में भी बात करूँ तो मैंने कोट्स के ज़रिए ज़्यादा स्टडी करी है, जो छोटे-छोटे कोट्स आते हैं। तो उन पे मैंने बहुत गहराई से सोचा हुआ है, क्योंकि एक लफ्ज़ के अंदर कितनी गहराई हो सकती है, ये आप सोच भी नहीं सकते। उसकी तह तक नहीं पहुँचा जा सकता, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं आज तक किसी भी बात की तह तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि कुछ और निकल आता है, पूरा नज़रिया चेंज हो जाता है। ऐसा बहुत सारी चीज़ों में मेरी ज़िंदगी में हुआ, मगर वो इस बात को नहीं मानता था। वो कहता था नहीं इरफान भाई, कुछ तो है, कुछ तो है जो तुम में बहुत अलग है। अगर आप सही कह रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह नहीं पढ़ते हो और उसके अलावा अगर आप इतनी बातें कर लेते हो, तो मेरे लिए बड़ी हैरानी वाली बात है। और सही बताऊँ तो मुझे भी बड़ी हैरानी होती थी। जब उससे मैं बात कर रहा हुआ करता था, तो कई बातों पे तो मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात हुई कि मैं अपनी तारीफ़ खुद ही करे जा रहा हूँ। मगर सही में मुझे नहीं पता मेरे अंदर ये कहाँ से आया। कैसे मैं इस तरह से सोचने लगा और कैसे सोचते-सोचते मैं यहाँ तक पहुँच गया। कभी-कभार तो मुझे लगता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्रैक कर लिया है। हर चीज़ कोड में है।
सिंपल सिंपल सोबर होके भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि डायरेक्ट कुछ भी नहीं है, सब कुछ खुला हुआ नहीं है। जैसे जैसे अगर मैं ये कहूँ कि लोग सबसे ज़्यादा सवाल खुदा पे करते हैं। अभी भी एक वीडियो देख रहा था, एक रील देख रहा था, तो उसमें एक शख्स, मतलब मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जाहिल है, मगर लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं। उसे नहीं पता एबीसीडी, मगर बोल रहा है, एक्टिंग सी कर लेता है, वीडियो अच्छी बना लेता है, चाहे बकवास ही क्यों ना हो। और लोगों को कंटेंट से ज़्यादा वीडियो में मज़ा आता है, प्रेजेंटेशन में। मेरी वीडियो में प्रेजेंटेशन नहीं होगी। मैं कहाँ इतनी एडिटिंग जानता हूँ, मुझे आती ही नहीं। मैं तो सीधी सीधी बनाता हूँ और पोस्ट कर देता हूँ। मुझे लगता है बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि मैं उसमें क्या क्रिएटिविटी दे रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ कि कंटेंट क्या है, ये किसी के फ़ायदे आएगा या नुकसान करेगा। नुकसान करेगा, मैं रुक जाऊँगा। मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता। ख़ास तौर पे मेरी वजह से किसी का नुकसान हो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी बातों से किसी का कोई फ़ायदा हो सके, किसी को कोई चीज़ आसानी से समझ में आ सके। मुझे तो बहुत मुश्किल हुई समझने में। मैंने बहुत बहुत वक़्त बिताया है इन बातों में, जो आज मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। इन बातों में मैंने बहुत वक़्त बिताया है। ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं ही अकेला समझदार हूँ, बहुत समझदार लोग हैं, कहते भी हैं, मगर लोग समझदारों की सुनते नहीं हैं, क्योंकि अपने से ज़्यादा समझदार किसी को मानते नहीं हैं। ये ना मानने वाली सीन कि हमसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं, हम सबसे समझदार, ये बहुत नुकसान कर रहा है। सीखना है तो शिष्य बन के सीखा जाता है, गुरु बन के कोई आज तक नहीं सीख पाया। और शिष्य आप किसी का भी बन सकते हैं। एक छोटा-सा बच्चा भी आपको वो ज्ञान दे सकता है, जो शायद बड़े से बड़ा ना दे पाए। मैंने तो बहुत छोटी से छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा-बड़ा ज्ञान लिया है। सवालों से मैं मानता हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ें क्रैक कर पाते हैं। लोग सवाल ही नहीं करते, और मैंने अपने आप से बहुत सारे सवाल किए। ये सवाल भी मेरा था कि पैदा क्यों हुआ? क्या मकसद है इस दुनिया में आने का? बहुत सवाल किया है मैंने अपने आप से। कोई तो वजह होगी ना यार। तो मैं ये समझ पाया कि हम एक एग्ज़ाम में हैं। जैसा मैंने देखा, जैसा मैंने समझा, मुझे यही बात समझ में आई कि हम एक एग्ज़ाम में हैं, और ये मैंने फ़ील भी किया कि ये तो एग्ज़ाम है। इस छोटी-सी ज़िंदगी में सबको एग्ज़ाम में बैठना है और उस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। मगर देखते हैं हालातों को, तो लगता है कि कोई पास ही नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं पास नहीं हो सकते, एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है, नहीं। मगर वो प्रायोरिटी पे ही नहीं है। जिस एग्ज़ाम में आए हो, वो एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं चल रही है। वो आपने वो बुक खरीदी ही नहीं। आप वो बुक पढ़ ही नहीं रहे, जिस एग्ज़ाम में आपको बैठना है। तो फिर पास कैसे होंगे? मुझे अकल आ गई, बहुतों को अकल है। पता नहीं इस पे कोई बात क्यों नहीं करता? बल्कि इस सब्जेक्ट पे तो सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए, और इस सब्जेक्ट को ही छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे हम बात करने में लगे हुए हैं। पता नहीं क्या-क्या बातें कर रहे हैं। अजीब-अजीब सी बातें कर रहे हैं, जिनका कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं, उस उन बातों को कर रहे हैं। मैं तो आपको सारी बातें भी नहीं बता सकता। बस देखता रहता हूँ, आप भी देखते रहते होंगे। अजीब-अजीब सी बातें हो रही हैं।
एग्ज़ाम किस चीज़ का है, कभी सोचने की कोशिश नहीं करी है आपने? क्योंकि जब भी बात होती है तो लास्ट में एक बात आती है कि हिसाब होगा, देयर इज़ अ जजमेंट डे। तो हिसाब किस चीज़ का होगा यार? कभी आपके ज़हन में ये ख़्याल नहीं आया कि भई हिसाब किस चीज़ का होगा? और किस चीज़ पे होगा? तो मुझे तो ये बात समझ में आई और बहुत लोगों को समझ में आ चुकी है, आपको भी आती होगी। गौर नहीं कर रहे क्योंकि आपको ज़रिया ही नहीं पता, करना क्या है? जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं ये कहता हूँ कि खुद को जानो, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। मैंने अपने बेटे से कहा, "बेटा खुद को जानना है।" वो कहता, "क्या जानूँ?" अब मैं उससे हँसने लगा, मैंने कहा, "यार क्या कहूँ अब तेरे को? क्या जानना है? सब कुछ जानना है बेटा। सिर्फ़ अपने अंदर झाँकना है और हम अंदर झाँकते हैं तो सब कुछ अंधेरा दिखाई देता है, बिल्कुल डार्क, समझ ही नहीं आता, कुछ दिखता ही नहीं। क्योंकि दुनिया की चकाचौंध में इतने अंधे हो चुके हैं कि अंधेरा अब दिखता ही नहीं, अंधेरे में कुछ दिखता ही नहीं। अंधेरे में देखने के लिए आपको लगता है कैसे देखा जाता है अंधेरे में? कभी देखा है आपने? कोशिश करिएगा बहुत आराम से। एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको। एक अंधेरे कमरे में जाके बैठ जाइएगा। थोड़ी देर बाद आपको उसी अंधेरे कमरे में धीरे-धीरे कुछ-कुछ दिखने लगेगा। जब शुरू में आप उस कमरे में घुसेंगे, तब कुछ नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल अंधेरा होगा। मगर जब आप एक जगह बैठ जाएँगे और फिर आप अपना ध्यान लगाएँगे, गौर से कुछ देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको थोड़ा-थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। यही हाल हमें अपने अंदर है। हमें अपने अंदर भी सब अंधेरा दिखाई देता है, इसलिए हम उस तरफ देखते ही नहीं। क्योंकि बाहर की रोशनी इतनी ज़्यादा है, दुनियाई रोशनी इतनी ज़्यादा है कि अंदर तो अंधेरा ही दिखाई देगा। हम देख के बाहर निकल आते हैं। कुछ देर अंदर रुकना नहीं चाहते, अंदर खंगालना नहीं चाहते कि अंदर क्या है, देखना ही नहीं चाहते। और यही एक वजह है कि हम खुद को जाने बगैर काम कर रहे हैं। हर शख्स एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत डिफरेंट है। ऊपर वाले ने बनाया ही हर किसी को बहुत डिफरेंट है। मगर फिर भी देखने में बहुत जगह हम सेम हैं। ऊपर वाले पे ही सवाल करते रहते हैं, है या नहीं है, पता नहीं क्या-क्या बातें हैं। अरे पहले खुद को तो जानो, तुम तो हो। ऊपर वाले को तो बाद में जानना, वो है या नहीं है। तुम तो हो ये तो मानोगे कि आप हो, तो आप सबसे पहले अपने को जानो, खुद को, और इस बात को समझो कि ये दुनिया में आए हो तो बेवजह नहीं आए हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा इस दुनिया में, जिस चीज़ को जीतने आए हो, वो है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। लोग कहते हैं हज़ारों साल हो गए, लाखों साल हो गए। अभी तक इतनी बेसिक चीज़ नहीं समझ पाए कि यार इंसानियत को कैसे ज़िंदा रखा जाए। हर तरफ इंसानियत मरी जा रही है, मरी जा रही है, मरी जा रही है। एक दूसरे को मारे जा रहा है, काटा जा रहा है, एक दूसरे को दबाया जा रहा है। क्या यार? कभी नहीं ये ज़हन में ख़्याल आता कि यार हम कर क्या रहे हैं? कभी नहीं मन करता कि नहीं इस बात पे सोचा जाए कि क्या हो रहा है चारों तरफ? मुझे ऐसा लगता है कि हम यही नहीं समझ पाए कि इसको कैसे ठीक किया जाए। इसीलिए फिर छोड़ दिया। किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में ह्यूमैनिटी की बुक्स ही नहीं है। जिस चैप्टर को सबसे मेन चैप्टर वो होना चाहिए था, वो चैप्टर ही नहीं है। ह्यूमैनिटी पूरा एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को हमने बिल्कुल दरकिनार किया हुआ है।
पूरी ज़िंदगी पता नहीं क्या-क्या बनने में लगे हुए हैं, मगर इंसान बनने की कोई बात ही नहीं कर रहा। वो तो ऐसा मान लिया कि डिफ़ॉल्ट मोड पे है कि इंसान तो हम हैं ही। इंसान होते तो फिर इंसानियत मर कैसे रही होती? बहुत गौर करने वाली बात है यार, और बहुत शर्म की बात है। बहुत अच्छे-अच्छे लोग इस बातों को कर रहे हैं, मगर उन्हें किसी न किसी तरीके से गलत कह दिया जाता है। उन्हें गलत बना दिया जाता है। अरे बेकार की बातें कर रहा है, इंसानियत कोई बात होती है करने की? यार यही एक बात है जो करनी चाहिए हर शख्स को। ये कोई किसी एक की जागीर नहीं है, ये हर शख्स की ज़िम्मेदारी है। हर शख्स की ज़िम्मेदारी है इस इंसानियत के लिए कुछ काम करे, इस इंसानियत के लिए कुछ करे। खुद को अपना बेहतर इंसान बनाए, अगर खुद बेहतर होगे, तभी तो आगे कुछ बेहतर कर पाओगे। क्योंकि एक बात तो मैं मान ही नहीं सकता कि जो आपके पास है नहीं, वो आप किसी को दे सकते हो। ना, ये बात तो मैं मान ही नहीं सकता। अब चेक करने वाली बात है कि आप दे क्या रहे हो, ये तो आप देख पाते होगे। सुबह से लेकर शाम तक जब आप बाहर निकलते होगे या घर में रहते होगे, तो आप दे क्या रहे हो, ये आप देख पाते होगे, या देख के नज़रअंदाज कर देते होगे कि देखना ही नहीं। अपनी गलतियाँ कौन देखना चाहता है? नोबडी वांट्स। हम तो सही हैं, ऐसे ही होता आया, ऐसे ही होता आया, ऐसे ही होता रहेगा। यही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, और ये मुझे बड़ा तकलीफ़ देता है। दो मैं तकलीफ़ लेता नहीं, क्योंकि तकलीफ़ लूँगा तो फिर मुझे वो तकलीफ़ आगे पास ऑन करनी पड़ेगी। अपने अंदर भी कितना फ़िल्टरेशन कर पाऊँगा? अगर बहुत तकलीफ़ ले लूँगा, तो बहुत तकलीफ़ से बढ़ जाऊँगा, और बहुत तकलीफ़ से बढ़ जाऊँगा तो आगे पास ऑन भी तकलीफ़ ही करनी पड़ेगी। बट ऑब्वियस है, जो होगा वही दे पाऊँगा। मैं ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसी की बनाई हुई दुनिया है। वो ही कुछ रहमत अपनी करेगा और कुछ ठीक होगा। हम में अकल आएगी, एक बेहतरी की तरफ बढ़ पाएँगे। बेहतर एक दिन में नहीं बना जाता है, इसके लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनती ज़िंदगी है। मैं आसान नहीं मानता ज़िंदगी को, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत वजहों से मुश्किल है। आसान हो सकती थी, मगर आसान बना ही नहीं। खराब इतनी कर ली है कि आज समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से सही किया जाए। अलग-अलग प्रिंसिपल्स, अलग-अलग परसेप्शंस के चलते मैं देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। बड़ों को सुधार पाना तो नामुमकिन ही लगता है, क्योंकि इतनी समझ आ गई है कि वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, अपने आगे किसी को मानने को ही तैयार नहीं है। उन्हें क्या समझाओ? बच्चों से शुरुआत की जा सकती है, मगर उनके लिए बिल्कुल ही अलग रूल्स बनाए हुए हैं। उन्हें खराब करने में सबसे बड़ा हाथ हम लोगों का ही है। बच्चों को खराब करने में सबसे बड़ा हाथ हम लोगों का ही है। अलग ही चल रहा है माहौल। बच्चों को ज़्यादा मोहब्बत दे दो, कहते हैं बिगड़ जाएँगे। मोहब्बत से बच्चा नहीं बिगड़ता, मोहब्बत से कुछ भी नहीं बिगड़ता। बिगड़ता किसी और चीज़ से है, नाम मोहब्बत का लगाया जाता है, क्योंकि ख़त्म मोहब्बत करनी है। बिगड़ता है कोई भी बच्चा, तो वो फ़िल्ट्रेशन को रोक देता है, इसलिए बिगड़ता है। अच्छा, बुरा सब मिल रहा है, मोहब्बत भी मिल रही है, नफ़रत भी मिल रही है, बुराई भी मिल रही है, बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर देख रहा है, नोट कर रहा है, भरे जा रहा है अपने अंदर। सब है, तो वो सब निकालेगा ना यार।
आप सिर्फ मोहब्बत भरो, तो दूसरी चीज़ निकल ही नहीं पाएगी। जब नफ़रत होगी ही नहीं, तो वो नफ़रत ये कहाँ पाएगा? मैंने देखा है बच्चों को बहुत से बच्चे बहुत क्रेज़ी बिहेव करते हैं, आतंक मचा देते हैं, मार-पीट करते हैं। कहाँ से? आप कभी उन बच्चों के घरों को टटोलना, आपको पता चलेगा उनके माँ-बाप लड़ते होंगे उनके सामने। वहाँ वो सहमे रहते होंगे, क्योंकि माँ-बापों का कोई कुछ नहीं कर सकता। इतनी सभ्यता है हम लोगों में कि हम माँ-बापों से बदज़बानी नहीं करना चाहते हैं। और क्योंकि छोटे होते हैं तो बदज़बानी करेंगे तो पिटेंगे भी बहुत ज़्यादा। ये भी तो है, डर भी तो होता है। मगर जिनके माँ-बाप लड़ते हैं, उनके बच्चे बाहर जाके सबसे लड़ते हैं। फिर कहते हैं बच्चा हमारा बहुत लड़ता है। सिखा कौन रहा है? सख्त बनाओ, सख्त। इस बात पे बड़ी मेरी किलस्ती है यार कि सख्त बनाओ। बच्चों के साथ सख्ती रखो, डिसिप्लिन। ये एक छोटी-सी बात लोग समझ नहीं पाए। आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको अपने बच्चे को बनाना क्या है। सोशल बनाना है, सामाजिक इंसान। सोशल में सख्ती की कहाँ ज़रूरत होती है? सख्ती की ज़रूरत हुआ करती थी, मैं जो मानता हूँ कि ये सख्ती वाला रूल भी कहीं से आया है। तो जब मैंने इस पे गौर किया तो मुझे पता चला कि सख्ती हुआ करती थी गुरुकुल से। पहले है ना, बड़े लोग पढ़ने के लिए जाते थे, बड़े लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, तो उन्हें गुरुकुल भेजा जाता था। बचपन में ही माँ-बापों से दूर कर दिया जाता था, सख्त बनाने के लिए। उन्हें राजा बनाया जाता था। अब उन्हें करने होते थे बहुत सारे बड़े-बड़े काम। उसकी होती थी उनकी ट्रेनिंग गुरुकुल में। उन्हें शास्त्र सिखाए जाते थे। शस्त्र चलाना सिखाया जाता था। सख्त बनाया जाता था। इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली हर चीज़ से सख्त बनाया जाता था। वहाँ उनकी बहुत सख्त ट्रेनिंग हुआ करती थी और धीरे-धीरे माँ-बापों से दूर, सहमे हुए, डरे हुए, वो उस ट्रेनिंग को झेलते थे और सख्त बन के आते थे। तो कोई राजा बनता था, कोई सिपाही बनता था, कोई मंत्री बनता था। मतलब राज चलाने में उनका योगदान हुआ करता था, इतनी सख्त ट्रेनिंग के बाद। भई जंग में लड़ना भी होता था, ताकत भी चाहिए, तो शारीरिक ताकत भी दी जाती थी, बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग हुआ करती थी उनकी। उनके सारे इमोशंस खत्म कर दिए जाते थे। लोहे की तरह मजबूत बनाने के लिए उन्हें इतना पीटा जाता था कि वो लोहे की तरह मजबूत हो जाते थे। इतनी सख्त ट्रेनिंग हुआ करती थी, मगर उनकी हुआ करती थी यार। अब सबको अपने बच्चों को राजा बनाना है, ऐसा लगता है मुझे तो। सख्त ट्रेनिंग, ज़िंदगी जंग बना ली है। बहुत से लोग मेरी बातों से इत्तेफ़ाक नहीं रखेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है नहीं यार हमारी सख्ती की वज़ह से आज हमारे बच्चे बहुत कामयाब हो गए। हो सकता है, दुनिया में कामयाब हो गए। मैं मान सकता हूँ इस बात को। मगर इस दुनिया के बाद भी तो कोई एक दुनिया है ना यार। वहाँ पे तो एक एग्ज़ाम है। वो क्लियर करने के लिए आपने उन्हें तैयार किया है, कभी सोचिएगा। क्या वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँगे? ये सोचिएगा। दुनियाई एग्ज़ाम तो उन्होंने बहुत सारे क्लियर कर लिए, टॉप। मगर आखिरी एग्ज़ाम, क्या उस पे ध्यान दिया गया? क्योंकि इतने सख्त आदमी से आप नरमी की उम्मीद करो तो ये बड़ा, मेरे को लगता है बहुत अजीब-सी बात करेंगे, जिस बच्चे की इतनी सख्त ट्रेनिंग हुई हो।
उससे हम नरमी की बात करें, नरमी की उम्मीद करें, ये थोड़ा-सा मुश्किल काम है। भाई नरमी की उम्मीद आप उससे कर सकते हो जिसे नरमी में पाला गया हो, मोहब्बतों में, कि नहीं बेटा मैं हूँ, बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हो। मैं नहीं कहता माँ-बाप अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं करते, सब करते हैं। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, सब, सबकी जान होते हैं। मगर डिसाइड तो आपको करना है यार, आप अपने बच्चे को बनाना क्या चाहते हो? सोशल बनाना चाहते हो, तो उन्हें सोशल ट्रेनिंग दो ना यार। इतनी सख्त ट्रेनिंग के बाद वो सोशल कैसे बन पाएँगे यार? उनके अंदर तो इमोशंस रहे नहीं होंगे। फिर आप उनको कहो कि नहीं अब तो इमोशंस लाओ, कहाँ से लाएगा वो? सारे इमोशंस तो आपने उनकी इमोशंस की धज्जियाँ उड़ा दी यार। आज भी बच्चों को हॉस्टल एक सज़ा लगती है, पता है? किसी बच्चे से पूछो, उसका करियर तो बन जाता है, नो डाउट, मगर उसके अंदर कुछ बचता नहीं है। फीलिंगलेस, इमोशनलेस एक इंसान होता है, क्योंकि बचपन से माँ-बापों से इतना दूर रहा होता है कि उसको ना माँ-बापों सबसे ज़्यादा प्यार हम अपने माँ-बापों से करते हैं। माँ से, उसके बाद बाप से। माँ से क्यों करते हैं? क्योंकि हमेशा माँ से चिपके रहते हैं। बाप को तो ज़िंदगी चलाने के लिए बाहर जाना होता है, काम पे जाता है, शाम को थका हुआ आता है, उतना टाइम नहीं दे पाता है। तो उतना अटैचमेंट कम होता है, मगर हाँ, एहसास होता है कि कोई शख्स है जो हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो मोहब्बत भी होती है। बाप सख्त बना रहता है, एक सख्त वाला एटीट्यूड हमेशा अपने ज़्यादातर बापों में मैंने देखा है कि सख्त वाला एटीट्यूड रखना है। प्यार से तो बच्चे बिगड़ जाते हैं ना यार, ये भी तो पढ़ाया गया है ना हमें, कि प्यार करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएँगे। फिर मैं कहूँगा यार बच्चे प्यार से नहीं बिगड़ते। समझो इस बेसिक कांसेप्ट को, गलत बताया गया है अगर किसी ने ये बात बताई है ना तो बिल्कुल गलत बताई है। बच्चे प्यार से नहीं बिगड़ते, बच्चे बिगड़ते हैं उन गलत चीज़ों से जो वो फ़िल्टर करना भूल गए। उनको फ़िल्टरेशन सिखाओ ना यार, खुद भी सीखो, उन्हें भी सिखाओ। उन्हें सिखाओ कि यार मोहब्बत है, बहुत है तुमसे, मगर बेटा कुछ गलत काम मत करना, गलतियाँ करना, गुनाह मत करना। बताओ ना, उनसे बात करने में क्या दिक्कत है? नासमझ नहीं होते बच्चे, बचपन से सब कुछ समझ रहे होते हैं। अपने आस-पास की चीज़ों को देख रहे होते हैं, हर चीज़ को नोट कर रहे होते हैं। बहुत सारे सवाल बचपन में करते हैं मगर हम उन्हें डाँट देते हैं तो उनके सवाल बंद हो जाते हैं। इगोइस्ट होते हैं वो। हम भी हैं, वो भी हैं। हम उनके सवालों के जवाब देने वाले नाकाबिल रहते हैं, हम उनके सवालों के जवाब देने में, तो वो सवाल करना बंद कर देते हैं, उन्हें हम डाँट देते हैं। फिर वो रुक जाते हैं। फिर वो सवाल इधर-उधर ढूँढते हैं। जैसे सवाल उनको समझ में आते हैं वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमने कुछ बताया नहीं, तो कहीं न कहीं तो कुछ सीखेंगे। अब इसमें समझदारी और नासमझदारी वाली बात आ जाती है कि कितने समझदार थे कि अच्छा सीखा, बुरा हटाया। बस इतना ही गौर करना था कि वो सीख क्या रहे हैं, यही देखना था। मगर हम दुनियाई भाग-दौड़ में उन बच्चों को खराब करते रहे। बाद में उन पे दोष मढ़ दिया कि तुम लोगों ने कुछ किया नहीं, सही नहीं निकले और बहुत कुछ। और जो लायक निकल गए, वो तो निकल ही गए।
ज़िंदगी मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि कोई एक पैटर्न नहीं है इसका। हर किसी के लिए बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं किसी को ये कहूँ कि नहीं यार एक तरीका पकड़ो और इससे सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो हर किसी की अपनी मुख्तलिफ है। भरे पेट बहुत सारी बातें करी जा सकती हैं, खाली पेट नहीं होती। सही बात है। ये भी मैं मानता हूँ कि ज्ञान तो भरे पेट मिलता है। खाली पेट तो बस चल रही है ज़िंदगी। खाली पेट तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ दिमाग काम करता है। तो मेरे दोस्तों मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूँ यार कि हमें आज सोचने की ज़रूरत है। इतनी भाग-दौड़ हो गई है ज़िंदगी में, इतनी तेज़ हो गई है कि आज रुकने की ज़रूरत है। थोड़ी देर साँस लेने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी पे रिव्यू करने की ज़रूरत है कि किस तरफ जा रहे हैं। जिस चीज़ का मेन एग्ज़ाम है, उसे भूले जा रहे हैं। सबसे ज़रूरी एग्ज़ाम ह्यूमैनिटी का होना है। ऊपर वाला सिर्फ़ यही पूछेगा कि बता कितना बेहतर इंसान बन के तू आया। पास होने के लिए 40% नंबर तो चाहिए यार। क्या इतना बन के आया कि 40% तेरे को नंबर दिए जा सकते हों? ये मुझे मत जवाब दीजिए कि नहीं हम 40%, 50%, 60%, 100%। मुझे मत दीजिए। मुझे चाहिए भी नहीं आपसे ये जवाब। ये जवाब तो आपको अपने खुद को देना है, क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोलते। बचपन से लेकर आज तक अपनी ज़िंदगी के आज की बात करें, तो हर किसी को अपना पता होता है। कहाँ कौन-सा गुनाह किया। हो सकता है कि किसी दूसरे को पता ही ना हो। कभी हमने वो मुँह से ही ना निकाला हो, मगर हमें पता होता है। खुली आँखों से भी हम वो गुनाह महसूस कर पाते हैं, हम देख पाते हैं। उसके लिए आँखें बंद करने की भी ज़रूरत नहीं होती। किसी का दिल बचपन में भी दुखाया होगा ना, तो आज तक याद होगा कि यार उसका दिल दुखा दिया था हमने। तो इसको किसी और से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, खुद से डिस्कस करो और सोचो कि क्या आप एक बेहतर इंसान बनने की तैयारी कर रहे हो और कितने बेहतर बन पाए? क्योंकि सबसे पहला और बेसिक टेस्ट यही है कि इंसान बनना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, एनीवन, एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू बी अ गुड ह्यूमन। ये बेसिक क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं मुसलमान होगा तो जन्नत जाएगा या हिंदू होगा तो स्वर्ग जाएगा, क्रिश्चियन होगा तो हेवन जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। कहीं से भी कहीं तक नहीं। पहली क्राइटेरिया तो पूरा करना पड़ेगा कि आप इंसान हो। बाद में 2-4 सवाल और होंगे। बहुत ज़्यादा तो ऊपर वाले ने मेरे ख्याल से वो भी नहीं रखे। और 2-4 सवालों की बात करेगा ऊपर वाला। जो मैं इतना समझ पाया हूँ कि और 2-4 सवाल हैं, जो इसके बाद रह जाते हैं। मगर पहला सवाल तो यही होगा कि आप एक अच्छे इंसान बन के आए हो? क्या अच्छाई लेके आए हो अपने अंदर? अपने आप को जस्टिफ़ाई भी कर लेते हैं हम लोग। कह देते हैं हाँ, हम तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, देख वो तो कितना बुरा है। कंपैरिज़न। और मुझे लगता है दुनिया में सबसे बड़ी बुरी चीज़ जो है, वो है कंपैरिज़न। सबसे ज़्यादा बर्बाद करने में इसी का हाथ है। एक दूसरे से कंपैरिज़न, जो हम अक्सर करते रहते हैं। करते आए हैं और करते चले आ रहे हैं और करते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। कंपैरिज़न, कंपैरिज़न, भई उसको देख, उससे तो बेहतर हूँ। अब उससे और इससे में ज़रूरत नहीं है, खुद से देखो।
अपने अंदर खुद झाँको, खुद समझो और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम कितने अच्छे और कितने बुरे। फ़िल्ट्रेशन लगा लो, आज से लगा लो। अभी भी देर नहीं हुई, ज़िंदा हो। भई ऊपर वाला तो इतना मेहरबान है कि जिस दिन आप माफ़ी माँग लो, वो उस दिन माफ़ कर देता है। फिर सही की तरफ चल दो, क्योंकि हिसाब होगा, बिल्कुल होगा, मगर होगा एक ही चीज़ पे, नियत पे। मैं तो इसके अलावा कोई और स्केल ही नहीं नाप पाया कि किस चीज़ पे हिसाब होगा। मैंने बहुत सोचा कि यार एक एग्ज़ाम है, तो हिसाब भी होना होगा, तो किसी चीज़ के कोई पैरामीटर्स तो होंगे, तो किस चीज़ पे होगा? नियत पे, इंटेंट। आपकी नियत क्या थी? क्या इंटेंशन थी? हर चीज़ पे पूछा जाएगा। जो भी आपने किया उसका हिसाब होगा सिर्फ़ नियत पे, कि उस वक़्त जो काम कर रहे थे, उसके पीछे क्या नियत थी? सिर्फ़ इतना बताओ। और आप ये मत सोचो, ऊपर वाले की प्रोग्रामिंग बहुत ज़बरदस्त है। हम तो ज़रा-ज़रा चीज़ें करके आज खुश हो लेते हैं। उसकी प्रोग्रामिंग इतनी ज़बरदस्त है कि वो हर चीज़ का रिकॉर्डिंग है। एक हार्ड डिस्क हमारे सर पे लगा के भेजी है, सबसे ऊपर जगह पे, सबसे सेफ। सब रिकॉर्ड हो रहा है उसमें। और वही बताएगा कि उस वक़्त जब आपने वो काम किया, पूरी ज़िंदगी में जो-जो काम किए, उस वक़्त आपकी क्या-क्या नियत थी। और ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि ये बात बहुत लोग समझ चुके हैं और बताने की तरह-तरह से कोशिश करते हैं। मगर हम एब्सेंट माइंड बन जाते हैं उस वक़्त। बिल्कुल अपना दिमाग बंद कर लेते हैं। मैं क्या, ठीक है, क्या सोचना? सोच के कर क्या लेंगे? जो कर रहे हैं वो करना है ना। सबको मुकेश अंबानी, अडानी बनना है। इसी रेस में लगे हुए हैं। पैसा कमाना है बहुत। कहीं पेट ही नहीं भर रहा। और इस पैसा कमाने से आपको बताऊँ, एक बात आती है, लालच। मैंने देखा बड़े लोग कहते हैं लालच, लालच, लालची। ये लफ्ज़ बहुत यूज़ होता है, लालची। गरीब बड़े लालची होते हैं। जिसके पास कुछ है नहीं वो लालची कैसे हो सकता है? लालची की डेफ़िनेशन ही नहीं समझ में आती हम लोगों को कि होती क्या है? आपके पास बहुत कुछ है और आपको और चाहिए, आप लालची हो। आपके पास कुछ नहीं है, आपको कुछ चाहिए, आप नेसेसिटी कहते हैं इसे। आपके पास कुछ नहीं है, आपको कुछ चाहिए। यू आर डेस्परेट फॉर समथिंग, दैट मीन्स दैट इज़ योर नेसेसिटी, बेसिक रिक्वायरमेंट। ज़रूरी है, इसे लालच नहीं कह सकते। तो अब आप अपने अंदर टटोलो कि आप लालची हो या आपको ज़रूरत है। अब ज़रूरत और लालच में फ़र्क समझो। शायद इतना भी बेसिक मुझे लगता है लोग समझते नहीं हैं। बहुत लालची-लालची मैं सुनता रहता हूँ लोगों को कहते हुए कि ये लालची है, गरीब लालची है। ₹100 पे बिक जाता है, 10,000 पे बिक जाता है, लालची है। अमीर, उसके पास तो बहुत कुछ है, फिर भी उसकी हविश खत्म नहीं हो रही, उसका लालच खत्म नहीं हो रहा। फिर क्या करा जाए? लालची एग्ज़ैक्टली है कौन? बताइए ना यार, इस बात पे भी तो ऊपर वाला पूछेगा ना। जवाब तो देना पड़ेगा। आज खुद को दे लो और सही कर लो। नहीं तो कल जवाब दिया, तो शायद सही करने का मौका ना मिले। मैं सही बता रहा हूँ। आज सही कर सकते हो। जब तक आपकी साँसें हैं, आप सब कुछ सही कर सकते हो।
सांसें खत्म, सब खत्म। फिर कोई सही नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सांसें चलते, मशीन जब तक ऑन है, जब तक ये शरीर चल रहा है, तब तक सब कुछ सही कर सकते हो, किसी भी लेवल पे सही कर सकते हो। ऊपर वाला बहुत मेहरबान है, उसकी मैंने इतनी तारीफें सुनी हैं, और मैं विश्वास करता हूं और मैं मानता हूं, बिल्कुल तहे दिल से मैं मानता हूं कि वो बहुत मेहरबान है। और आप जानोगे तो आपको भी पता चलेगा कि वो वाकई बहुत मेहरबान है। वो हर वक्त हमें मौका देता है सही करने का, कि आज सही हो जा। बस सही तो हमें होना है। अब ये आप डिसाइड करिए कि कितना सही होना है। पहली बात तो यही डिसाइड करिए कि आप सही हैं, गलत हैं। दूसरे को मत बताइए, खुद अंदर टटोलिए अपने आप को, और टटोलने के बाद इस बात को मानने के लिए तैयार होइए कि हाँ यार, ये गलती है तो इसको सही करना है। अपने अंदर टटोलिए कि अंदर क्या क्या भरा हुआ है यार, क्या चीज ज्यादा है। मैं पूरे दिन घर से बाहर निकलता हूं, मैं देता क्या हूं? अगर चिड़चिड़े रहते हो तो वो चिड़चिड़ाहट अंदर होगी ना, तो उसका सोर्स जानो कि कहां से आ रही है वो चिड़चिड़ाहट। उस सोर्स को सही करने की कोशिश करो। भागते भागते एक दिन मर जाओगे, और अगर सही नहीं कर पाए तो सब काम खराब कर जाओगे। जिंदगी में तो पछताने का मौका है भी, मरने के बाद तो वो भी नहीं है। मुझे नहीं पता इस जिंदगी के बाद क्या जिंदगी है, मगर कुछ तो है, कुछ तो है। इसकी फीलिंग बहुत है। इतना बड़ा थिएटर जो चल रहा है, ये एवं ही नहीं चल रहा है। दो, मैं इस बात तक पहुंच चुका हूं, आने वाली वीडियोस में ये भी बताऊंगा। मगर उससे पहले मैं ये तय कर लेना चाहता हूं कि आप इस बात को सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं। मैं मुतमईन होना चाहता हूं, ऐसा ना हो कि मैं बहुत बड़ी बात कर जाऊं और कोई सुनने वाला ही नहीं, तो मेरी बात जाया हो जाए। मैं यहां जो इतने सालों में मैंने कमाया है ना यार, सब देने आया हूं। जितनी भी नॉलेज मुझे जिंदगी से मिली, जिस तरह से मैंने जिंदगी को देखा, मैं वो सब देने आया हूं, और नहीं चाहता कि वो जाया हो जाए। तो धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के साथ कनेक्ट करने की, धीरे धीरे जज्बातों को अल्फाजों में पिरोकर आपको कुछ बताने की। मेरा पहला टाइम है, ये मेरा बिल्कुल पहला टाइम है। इतने सालों में मैं सोशल मीडिया पे कभी नहीं आया, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं लगी, आज भी नहीं लगती, आज भी नहीं लगती। मगर मुझे लगता है कि अगर ये सब मैं अपने साथ ले गया तो मैं बहुत नाइंसाफ़ी से कर जाऊँगा यार। मतलब नॉलेज पास ऑन करने की चीज़ है, इसको मैं अपने पास लेके चला जाऊँ, अपने नज़रिए को लेके चला जाऊँ और देखता चला जाऊँ कि हाँ यार, सब कुछ गलत चल रहा था और मैंने एक प्रयास भी नहीं किया कि कुछ सही कर पाता। शायद कुछ लोगों को ही सही कर पाता, किसी एक की ज़िंदगी बदल पाता, किसी एक की सोच बदल पाता, सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया बदल पाता, उसकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाता। तो मैं इस गिल्ट में नहीं मरना चाहता, वरना आज से पहले मैं कभी, मतलब इस कुछ दिन ही हुए हैं मुझे सोशल मीडिया पे,
इससे पहले जो मेरे 45 साल अगर मैं अपने काउंट करूँ, मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं आया। कोई नहीं कह सकता कि यार इरफ़ान ने कभी ये फ़ोटो पोस्ट करी हो, ये करी हो। मुझे समझ में ही नहीं आता था। क्यों दिखाना यार? क्यों दिखाना किसी को कि मैं क्या कर रहा हूँ? उससे क्या फ़ायदा होगा? हुँ? ऐसा कौन-सा अच्छा काम कर रहा हूँ? और कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ। क्यों दिखाऊँ? समझो ना यार, दिखावा क्यों करना? जिसके पास नहीं है उसको तो दुःख होगा। तो ये तो एक मुझे लगा हमेशा कि मैं उसका ज़रिया क्यों बनूँ? कि कंपैरिज़न्स आएँ, कोई मुझे देख के कहे कि यार इरफ़ान जैसा होना है। नहीं यार, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है, उससे नुकसान ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगा। इसलिए मैं कभी नहीं आया। आज हूँ, तो एक वजह के साथ हूँ। जिस दिन वो वजह पूरी हो गई, तो शायद मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से भी अलविदा कह दूँ। पता नहीं कितने समय के लिए आया हूँ। मगर अपने अंदर आज तक जो भी मैंने रखा, जो भी मैंने इकट्ठा किया है, वो सब दूँगा ज़रूर। किसी के तो काम आएगा। हो सकता है मेरे बच्चे मेरे मरने के बाद देखें, तो उनको कोई कुछ एक ऐसी चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ यार पापा ऐसा कहते थे। क्योंकि उनसे भी मेरी ऐसी बात नहीं हो पाती। ज़िंदगी बहुत भगाती है, मुझे भी बहुत भगाया है। मैं भी बिज़ी रहा, फिर नहीं हो पाता, वो माहौल नहीं होता कि हर बात मुकम्मल तौर से हम कर पाएँ किसी से, अपने बच्चों से ही, अपने आस-पास के लोगों से ही, नहीं हो पाती। और मैं तो बहुत रिज़र्व काइंड ऑफ रहा हूँ हमेशा। आज तक पहली बार है ये मेरा कि मैं बात कर रहा हूँ इस तरह से, वरना मैं हमेशा अकेला रहा। बहुत कम ही लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिनसे मैंने इस तरह की बात करी। एक दोस्त का तो मैंने आपसे ज़िक्र किया, 2-4 और हैं, बस। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि आप अपने ऊपर काम करिए। देखिए कि आपके अंदर क्या है और फ़िल्ट्रेशन शुरू करिए। एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए कि वाक़ई इस बात पे गौर करिए कि वाक़ई ये है एग्ज़ाम या नहीं है। पहले तो इसी बात को मानना होगा ना, एग्ज़ाम जभी तो तैयारी करोगे। किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी ज़रूरी है और सब्जेक्ट के साथ भी, तो वो इंसानियत है, ह्यूमैनिटी। अपनी ज़िंदगी में थोड़ी-सी इंसानियत की जगह ज़्यादा बनाइए। बेकार की चीज़ें जो इकट्ठी हो गई हैं अंदर, उन्हें बाहर निकाल के फेंकना शुरू करिए। आप सबसे अच्छे इंसान बन सकते हैं। फ़िल्ट्रेशन की ज़रूरत है, दैट इज़ इट। अदरवाइज़ और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ फ़िल्टर करते रहिए। हो सकता है कूड़ा ज़्यादा जमा हो गया हो, बुराई ज़्यादा जमा हो गई हो, मगर आप फ़िल्टर करना शुरू करोगे आज से, तो आज से भी सही कर सकते हो। कभी देर नहीं होती है। मैं ये बातें 45 साल की उम्र में आके कर रहा हूँ। करने को तो मैं बहुत पहले कर सकता था। सालों से ये बातें कर रहा हूँ अपने आप से। मगर हर चीज़ का वक़्त होता है। मुझे लगा अब ये वक़्त राइट टाइम है, तो आज से शुरू करा। चलिए, बहरहाल और ज़्यादा नहीं पकाता हूँ आपको। इजाज़त लेता हूँ आपसे। थैंक यू।